हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यहाँ पर बात करेंगे इनकम टैक्स के क्वेश्चंस की। इसमें हम इनकम टैक्स के मीनिंग, इम्पोर्टेंस और डिफरेंट टर्म्स हैं, कहाँ से लिए गए हैं, कौन से सेक्शन में आते हैं और उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक भी ज़रूर कीजिए और आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले, इसके लिए आप उस पर क्लिक करना मत भूलेगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउस प्रॉपर्टी होल्ड वाया पॉलिटिकल पार्टी। अब एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा हाउस प्रॉपर्टी रखी गई है तो वो हमारी फुल्ली टैक्सेबल होगी, पार्टली टैक्सेबल, एग्जेम्प्टेड, अलाउड होगा 50% ऑफ द एनुअल वैल्यू या फुल्ली एग्जेम्प्टेड। आंसर करिए। क्या होगा आंसर? देखिए, एज पर सेक्शन 13 सब 13 सेक्शन ए ऑफ द कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961, यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि जब भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा हाउस प्रॉपर्टी होल्ड की जाती है तो वहाँ पर उसको कम्प्लीटली टैक्स फ्री यानी कि फुल्ली एग्जेम्प्टेड रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है टैक्स मैनेजमेंट इज डन। अब टैक्स मैनेजमेंट कैसे डन होता है? टैक्स प्लानिंग से पहले, टैक्स प्लानिंग के बाद, टैक्स प्लानिंग के बीच में या फिर कभी भी नहीं? बताइए टैक्स मैनेजमेंट कब होता है? क्या होगा आंसर? देखिए, ये सब तो हम सब जानते होंगे कि जब भी हम टैक्स प्लानिंग की बात करते हैं तो हम टैक्स प्लानिंग उस इनकम पे प्लान करते हैं जो कि हमारे लिए टैक्सेबल है। और इन्वेस्टमेंट हम टैक्स पेयर के द्वारा तब किया जाता है जब उसको लगता है कि हमें अपने टैक्स को कम करना है। ठीक है, तभी तो वो इन्वेस्टमेंट करता है जिससे कि उसे छूट मिले और उसको कम टैक्स देना पड़े। तो टैक्स मैनेजमेंट जो है वो मेंटेन करता है प्रॉपर फाइनेंशियल अकाउंट्स को, ऑडिट को वहाँ पे प्रॉपर तरीके से बनाता है और इनकम टैक्स रिटर्न को टाइमली वो फाइल करता है। तो इससे क्या होता है, ये सारी चीज़ें कब की जाती हैं? बिफोर टैक्स प्लानिंग, क्योंकि टैक्स प्लानिंग से पहले ही टैक्स मैनेजमेंट कर लिया जाता है। इसलिए ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स। अब इसमें से आपको बताना है कौन सा डायरेक्ट टैक्स नहीं है। इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स या प्रोडक्शन टैक्स? बताइए। क्या होगा आंसर? देखिए, आंसर पे जाने से पहले हमें ये जानना होगा कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जिसका इफेक्ट उस पर्सन पर डायरेक्टली पड़ता है और इसको हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। डायरेक्ट टैक्स उस पर्सन के द्वारा पे किया जाता है या फिर उसके द्वारा लिया जाता है डायरेक्ट टैक्स जो जिस पर ये और इनकर है या जिस पर ये इम्पोज किया गया, यानी जिस पर लगाया गया है वही ये टैक्स देगा। ऐसा नहीं है कि हम पे लगाया है लेकिन हम ये किसी और से लेके फिर हम इसको पे करें। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स में आ जाते हैं जैसे इनकम टैक्स। अब हम अर्न कर रहे हैं तो हम ही पे करेंगे। वेल्थ हमारी है तो वेल्थ टैक्स हम देंगे। गिफ्ट हमने रिसीव किया है तो गिफ्ट टैक्स हम देंगे। लेकिन प्रोडक्शन टैक्स ऐसा नहीं होता। प्रोडक्शन टैक्स में क्या होता है, कंपनी जो भी प्रोड्यूस करती हैं
उस पर जो भी टैक्स लगता है तो कंपनी क्या करती है, कस्टमर से चार्ज करती हैं अपने प्रोडक्ट में। उस टैक्स को इंक्लूड करके प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ा के कस्टमर से उस प्राइस को लेके तब कंपनी गवर्नमेंट को एज अ टैक्स देती है। ठीक है, तो क्या हो गया, प्रोडक्शन टैक्स कैसा है, इनडायरेक्ट टैक्स है, वो यहाँ पर कस्टमर से लेती है। जबकि इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स एंड गिफ्ट टैक्स खुद दिया जाता है उस कस्टमर, उस पर्सन के द्वारा जिस पर ये इम्पोज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स नहीं है हमारा प्रोडक्शन टैक्स। क्लियर है? आई होप यहाँ पर अब डायरेक्ट टैक्स आपको क्लियर हो गया, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ है और एग्ज़ाम में ये बहुत पूछी जाती है, आपको ये पता होना चाहिए। और 2-3 टैक्स और हैं, उनको भी अभी हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, क्योंकि घुमा फिरा के ये एक क्वेश्चन तो हर बार पूछा जाता है कि क्या ये डायरेक्ट टैक्स है, या इनमें से डायरेक्ट टैक्स कौन सा है, या इस टैक्स को डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं या इनडायरेक्ट टैक्स। तो इस तरह से क्वेश्चन ये बहुत बनाते हैं। नेक्स्ट है टैक्स डैश इज़ नॉट वैलिड। अब आपको बताना है टैक्स इसमें से कौन सा वैलिड नहीं है। टैक्स इवेजन, टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस या टैक्स मैनेजमेंट। हिंदी में भी है, आप हिंदी में पढ़ लीजिए तभी पता चल जाएगा कि कौन सा यहाँ पे वैलिड या वैध नहीं है। देखिए, प्लानिंग कर रहे हैं कोई भी हम, तो ये तो कोई इनवैलिड वाली बात नहीं है। अवॉइड कर रहे हैं, अवॉइड आप कैसे कर सकते हैं, आपने ऐसी जगह इन्वेस्ट किया या आपने ऐसी जगह डोनेशन दी जहाँ से आपको छूट मिलेगी। ठीक है, तो ये तो हमें अवॉइड करना हो गया। टैक्स मैनेजमेंट कैसे हुआ कि आपने ऐसी ऐसी जगह अपना पैसा लगाया जहाँ पे टैक्स कम लगता है, तो ये भी एक मैनेजमेंट का पार्ट है। ठीक है, तो टैक्स इवेजन, चोरी करना इनवैलिड हो सकता है या वैलिड नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी चीज़ की चोरी करना ये अपने आप में ही टर्म बता रहा है कि ये ऐसा टर्म है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। तो टैक्स इवेजन एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन विलिंगली कमिट करती हैं एक ऐसी इलीगल एक्ट को जिससे उसकी उनकी इंटेंशन होती है कि अपने टैक्स को बचा पाएँ। यहाँ पर कोई भी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन अगर इस तरह की एक्टिविटी में पाया जाता है तो वो क्रिमिनल एक्टिविटी में कंसिडर किया जाता है और वो वहाँ पे पनिश होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 यहाँ पे इन्वेजन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्स पर द terminologies defined by the Income Tax Act, the year in which income is earned is called and in which the income is taxable is called। अब आपको बताना है जिसमें आपने इनकम अर्न की है उस ईयर को क्या बोलते हैं, और जिसमें आपने इनकम को टैक्सेबल बनाया है या टैक्स देना है उसको ईयर को आप क्या बोलेंगे। ऑप्शन से आपके सामने डिफरेंस देखिए, यहाँ पर ऑप्शन 4 हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर से। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर टैक्सेबल ईयर, एंड फोर्थ ऑप्शन है फाइनेंशियल ईयर एंड असेसमेंट ईयर। बताइए। सिंपल है, जिसमें हम अर्न करते हैं वो हमारा प्रीवियस ईयर कहलाता है और जिसमें उसको टैक्स देना होता है या टैक्सेबल होता है वो होता है उसका असेसमेंट ईयर। ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है एज पर सेक्शन 288A of Income Tax Act, the taxable income shall be rounded off to the nearest multiple of। बताइए किसके नियरेस्ट मल्टीपल में होती है, 5 के, 10 के, 15 के या 100 के। देखिए, इसमें बताया गया है जब भी हम इनकम टैक्सेबल इनकम बनाते हैं अपनी, तो वो हमारे 10 के नियरेस्ट डिविजल नंबर में होनी चाहिए। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड एज पर्सन एज पर सेक्शन 231 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। यानी कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में पर्सन जो दिया हुआ है उसमें पर्सन में हम क्या क्या चीज़ को इंक्लूड नहीं करते हैं। एन इंडिविजुअल बीइंग एन NRI, a Hindu undivided family, a company, a local authority और artificial judicial person। बताइए। देखिए,
एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में पर्सन को डिफाइन किया गया है, जिसमें एक इंडिविजुअल पर्सन की कैटेगरी में आता है, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो गई, कंपनी हो गई, फर्म हो गई, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो गई, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, अ लोकल अथॉरिटी, एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये सब हमारे पर्सन के अंदर इंक्लूड होते हैं। लेकिन एक इंडिविजुअल पर्सन जो एनआरआई है उसको पर्सन में इंक्लूड नहीं किया गया है, इसलिए ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट इज हु फॉलोज। अब एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट जो है वो क्या फॉलो करता है या उसको करना है, बोथ बेसिक एंड एडिशनल कंडीशंस, ओनली बेसिक कंडीशंस, ओनली एडिशनल कंडीशंस या नन ऑफ दीज। अब आपने इनकम टैक्स के अंदर कंडीशंस पढ़ी होंगी, तो वहाँ पर 2 कंडीशंस होती हैं, एक बेसिक कंडीशन होती है और एक हमारी होती है एडिशनल कंडीशन। तो आपको बताना है उसमें से ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए क्या फॉलो करना इंपॉर्टेंट होता है। देखिए एक इंडिविजुअल हमारा जो टैक्स पेयर होता है वो डीम टू बी एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता है अगर वो ही और शी फुलफिल्स द बेसिक एंड एडिशनल कंडीशंस, ठीक है, बोथ। तो यहाँ पर पर्सन उस कैटेगरी में आ जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगर आप चाहते हैं तो एक बार हम उन कंडीशंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो कंडीशंस में ये कंडीशंस दी होती हैं कि उसे इतने टाइम तक यहाँ रहना है, फिर उसको जो हमारा करंट ईयर है उसमें इतने दिन तक रहना है, तो इस तरह से कंडीशंस होती हैं। अगर आप कहेंगे आज की क्लास में हमने क्वेश्चंस काफ़ी लिए हैं, तो पूरा अगर हम करेंगे तो बहुत लंबा क्लास हो जाएगा। अगर आपको वो कंडीशंस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम एक थ्योरी क्लास में उन कंडीशंस को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इन विच डेट द इनकम टैक्स एक्ट इज़ इन्फोर्स्ड इन इंडिया। बताइए इंडिया में कब इन्फोर्स हुआ था इनकम टैक्स एक्ट। देखिए ये इन्फोर्स हुआ था इंडिया में 1 अप्रैल 1962 को, ठीक है। ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है द इनकम टैक्स एक्ट 1961 केम इनटू फोर्स। अभी अभी हमने डिस्कस किया ऑन 1 अप्रैल 1962। देखिए एक्ट हमारा पहले आता है, इन्फोर्स बाद में होता है, हो सकता है उसी ईयर में हो, वैसे ज़्यादातर नेक्स्ट ईयर होते हैं, तो कंफ्यूज मत होना कि एक्ट में तो 1961 लिखा है लेकिन इन्फोर्स में आया 1962 में, तो ये 1 साल तक का गैप तो होता है ज़्यादातर, लेकिन कुछ कुछ में नहीं होता, तो आपको ये लर्न करना है, ठीक है। और डेट भी याद रखिए, ऐसा ना हो कंफ्यूज हो जाए, तो 1 अप्रैल है हमारी। नेक्स्ट है डीटीसी किससे रिलेटेड है, टैक्स से, एग्रीकल्चर से, पेपर से या बैंक से। डीटीसी तो आप समझते होंगे, डीटीसी की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट टैक्स कोड। ये क्या करती है, इनकम टैक्स को स्ट्रेंथन करने का काम करती है, ये हमारी टैक्स से रिलेटेड होती है, ठीक है। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम सैलरी इन्वॉल्व इनकम फ्रॉम। बताइए इनकम फ्रॉम सैलरी में कौन कौन सी इनकम इंक्लूड की जाती हैं, सैलरी, अलाउंसेस, परक्विजिट्स या ऑल ऑफ दीज। देखिए जब भी हम इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम डिफरेंट टाइप्स के इनकम्स को इंक्लूड करते हैं, जैसे कि बेसिक सैलरी और वेजेस, एडवांस सैलरी, एरियर्स ऑफ सैलरी, एन्यूटी, पेंशन, ग्रेचुटी, फ़ी, कमीशन, बोनस, अलाउंसेस जैसे कि डीएनएस अलाउंसेस हो गए, एंड डिफरेंट टाइप्स के और भी अलाउंसेस होते हैं, पर्क्स होते हैं जिसको हम परक्विजिट्स कहते हैं, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी हो गया, तो ये सब हमारी सैलरी में कंसीडर की जाती है, इसलिए ऑल ऑफ दीज हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इनकम टैक्स इज़ अ डैश टैक्स। अब इनकम टैक्स कौन सा टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स या नन ऑफ दीज। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें ये भी पूछा जाता है कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है, तो ये आपको याद रखना है।
देखिए, इनकम टैक्स हमारा डायरेक्ट टैक्स में कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ये उस पे लिविड होता है जो कि उस पर्सन पर जो कि इनकम को डायरेक्टली रिसीव कर रहा है। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो कॉरपोरेशन टैक्स है वो भी हमारे वो भी हमारे डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता है। डायरेक्ट टैक्स के अंदर उन टैक्सेस को इंक्लूड किया जा रहा है जो कि डायरेक्टली उसके द्वारा रिसीव किए जा रहे हैं। ठीक है। तो ऑप्शन 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट है, एडन रूल्स 1953 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? टैक्स एग्जेम्पशन, रेसिडेंशियल स्टेटस, डबल टैक्सेशन रिलीफ, असेसमेंट ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटी। बताइए। देखिए, ये हमारा डबल टैक्सेशन रिलीफ से रिलेटेड होता है। इसमें जो भी पावर्स होती हैं अवेलेबल की गई हैं अंडर सेक्शन 49 सब सेक्शन ए में ऑफ द इनकम ऑफ द एक्ट 1922। इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इनने इसको इशू किया है इस रूल को। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा डबल टैक्सेशन रिलीफ। ठीक है। नेक्स्ट है, सुगम इज ऑल्सो नोन एज। अब सुगम को और किस नाम से जाना जाता है आपको वो बताना है। ITR 1, ITR 2, ITR 3 एंड ITR 4 बताइए। देखिए, जब भी हम ITR 4 फॉर्म फिल करते हैं तो उसको सुगम भी बोलते हैं, सुगम फॉर्म। और ये इशू किया जाता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के द्वारा, जो और ये उन पर्सन्स के लिए इशू किया जाता है फॉर्म जो कि इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हैं। ठीक है। और ये एप्लीकेबल होता है HUF एक के लिए और हिंदू एक इंडिविजुअल के लिए जो कि सेलेक्ट हुआ है अंडर पार्ट 44 ऑफ सब हेड AD और AE। ये दोनों AD एंड AE हमारे कैपिटल में है। ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आपको हालांकि आपके लिए इतना ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर ऊपर से पढ़ लीजिए क्योंकि ये चीज़ें बहुत कॉमन है और आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। बताइए, एग्रीकल्चर इनकम को किसके अंदर इंक्लूड किया गया है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A, सेक्शन 10 सबसेक्शन I1, सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 एंड सेक्शन 10 सबसेक्शन 4। बताइए, एग्रीकल्चर को इनकम को किस में कंसिडर किया गया है? एग्रीकल्चर इनकम को डिफाइन किया गया है सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के अंदर। ठीक है। तो ऑप्शन 1 यहाँ 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ़ अ पर्सन लिव्स इंडिया परमानेंटली, यानी कि एक पर्सन इंडिया को हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा है 15 नवंबर 2006 में, उसका असेसमेंट ईयर फॉर इनकम अर्नड अप टू 15 नवंबर 2006 विल बी क्या होगा? यानी कि असेसमेंट ईयर उसका बताना है क्या होगा। देखिए, हमने अभी तक पढ़ा था जो प्रीवियस ईयर होता है उसका असेसमेंट ईयर नेक्स्ट वाला होता है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें जो प्रीवियस ईयर है वही उसका असेसमेंट ईयर कहलाता है। जैसे कि अगर वो परमानेंटली इंडिया छोड़ के जा रहा है, कोई शिपिंग कंपनी है। ठीक है। तो कुछ कंडीशंस और हैं जिसमें कि प्रीवियस ईयर को ही असेसमेंट ईयर बना लिया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 2006 से 7 उसका असेसमेंट ईयर होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, द टर्म इनकम इंक्लूड्स द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसीप्ट्स। बताइए, इनकम में हम किस तरह की रिसीट्स को इंक्लूड करते हैं? लीगल रिसीट, इलीगल रिसीट, लीगल एंड इलीगल रिसीट, या फिर नन ऑफ दीज। देखिए, इनकम जब भी हम बात करते हैं एज अ इनकम टैक्स पेयर,
तो इनकम टैक्स के अंदर लीगल इलीगल दोनों इनकम को इंक्लूड किया गया है। जैसे कि गैम्बलिंग की बात करें तो गैम्बलिंग हम सबको पता है कि लीगली नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स के अंदर जब भी हम टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें गैम्बलिंग से जो भी इनकम हमने अर्न की है वो भी उसके अंदर इंक्लूड की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। लीगल और इलीगल दोनों इनकम हमारी इनकम के अंदर कंसिडर की जाती हैं। नेक्स्ट है द ईयर एंडिंग ऑन 31st March इमीडिएटली प्रिसीडिंग द असेसमेंट ईयर इज कॉल्ड। असेसमेंट ईयर से पहले का जो ईयर है उसको हम किस नाम से जानते हैं? कैलेंडर ईयर, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर या नन ऑफ द अबव? सिंपल है, हम असेसमेंट ईयर की बात कर रहे हैं, उससे पहले के ईयर को क्या बोलेंगे? अभी अभी हमने डिस्कस किया, वो हमारा कहलाता है प्रीवियस ईयर। ठीक है, नेक्स्ट है अ वेरी सीनियर सिटीजन फॉर इनकम टैक्स इज अ पर्सन हुज एज इज मोर देन द। अब कैटेगरी होती है ना, सीनियर पर्सन, सुपर सीनियर, तो उसमें हमको बताना है सुपर सीनियर या वेरी सीनियर पर्सन के लिए एज क्या है। देखिए, अंडर इनकम टैक्स एक्ट सुपर सीनियर सिटीजन जो होते हैं वो पर्सन है जिनकी एज यहाँ पर इंक्लूड की गई है मोर देन 80। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 380, और 16 ईयर से ज़्यादा वालों को रखा गया है सीनियर सिटीजन में, और वेरी सीनियर 80 से ऊपर वाले। ठीक है, नेक्स्ट है फर्स्ट इनकम टैक्स एक्ट वाज इनेक्टेड इन इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया में फर्स्ट इनकम टैक्स एक्ट कब लगा था? 56 में, 62 में, 61 में या 90 में? बताइए। देखिए, फर्स्ट इनकम टैक्स की बात करें तो वो हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया में लगा था इन द ईयर 1961। ये जो एक्ट है वो इन्फोर्स में आया था 1 अप्रैल 1962 को, और टोटल 298 सेक्शंस थे इसके अंदर और 14 शेड्यूल्स थे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1961। ठीक है, नेक्स्ट है इनकम टैक्स वॉज इम्पोज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया बाय। अब किसके द्वारा इम्पोज किया गया था? लूकस पैसियोली, सर न्यूटन, सर जेम्स या जेम्स विल्सन? देखिए, फर्स्ट टाइम इंडिया में इम्पोज की बात की जाए तो ये इम्पोज किया गया था ब्रिटिश फाइनेंसियर जेम्स विल्सन के द्वारा 1860 में। ठीक है, किस में? 1860 में इम्पोज किया गया था इंडिया के अंदर। अलॉन्ग विद दिस ये हमारा फर्स्ट इनकम टैक्स एक्ट भी यहाँ पर इनेक्टेड हुआ था 24 जुलाई 1862 को बाय गवर्नर जनरल। ठीक है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रीवियस ईयर का मतलब किससे है? फाइनेंशियल ईयर से, कैलेंडर ईयर से, अकाउंटिंग ईयर से या द फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर? घुमा फिरा के वही कॉमन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो अगर 1 से 2 बार भी आप इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो आप इजीली इनका आंसर कर सकते हैं। बताइए, अभी हमने किया था उसमें पूछा था असेसमेंट ईयर से पहले का ईयर, अब इसमें पूछा गया है प्रीवियस ईयर, तो वो फाइनेंशियल ईयर जो कि असेसमेंट ईयर से पहले आ रहा है वो हमारा कहलाएगा प्रीवियस ईयर। सिंपल है। नेक्स्ट है इन विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट द टैक्स पेयर इज डिफाइंड। सेक्शन 2 सबसेक्शन 24, सेक्शन 2 सबसेक्शन 7, सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 एंड सेक्शन 2 सबसेक्शन 9। बताइए, टैक्स पेयर को किसके अंदर डिफाइन किया गया है? ये जरूर याद रख लेना, सेक्शंस बहुत पूछे जाते हैं। इनकम का, पर्सन का, एग्रीकल्चर का बहुत पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर का क्या मतलब है, असेसमेंट ईयर का क्या मतलब है? तो देखिए, टैक्स पेयर को डिफाइन किया गया है हमारा सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 के अंदर। ठीक है, अब टैक्स पेयर में कौन कौन से होते हैं नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। टैक्स पेयर के अंदर आते हैं
वो जो कि टैक्स के लिए लायबल है, वो जो कि किसी ना किसी चीज़ में अपना इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है, जैसे कि कहीं डिविडेंड है उनका मिलना है, या कहीं से उनको इंटरेस्ट मिलना है, तो वहाँ पर क्या है, उनका इंटरेस्ट है। और ऐसे पर्सन जो कि डीम टू हैव बीन अ टैक्स पेयर हैं, और ऐसे पर्सन जो कि बाय डिफ़ॉल्ट टैक्स पेयर बन गए हैं, वो सब इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट है सेस क्या होता है, आपको ये बताना है। सरचार्ज ऑन एनी टैक्स, एन एडिशनल टैक्स ऑन लग्जरी गुड्स, अ टेम्परेरी अरेंजमेंट्स फॉर रिसीविंग रेवेन्यू, या नन ऑफ दी अबव। बताइए सेस क्या है। ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। सेस को दूसरे नाम से आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, सरचार्ज। ठीक है, सरचार्ज क्या होता है, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, एडिशनल चार्ज ऑन एनी टैक्स, नॉट लग्जरी, ऑन एनी टैक्स। तो ऐसे भी आंसर आ सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, सरचार्ज ऑन एनी टैक्स। और अगर ऐसे पूछा गया कि सरचार्ज क्या होता है, तो आंसर वहाँ पर दिया होगा एडिशनल टैक्स ऑन एनी टैक्स। ठीक है, ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए टैक्स लगाया जाता है, जैसे कि एजुकेशन सेस हो गया, स्वच्छ भारत सेस हो गया, तो ये एक्स्ट्रा दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है रूल्स ऑफ प्रीवियस ईयर डज नॉट एप्लीकेबल टू। अब प्रीवियस ईयर का में कौन कौन से रूल एप्लीकेबल नहीं होते, ये उससे कंसर्न है। अभी मैंने आपको बताया था ना कि जो कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें जो प्रीवियस ईयर है वही हमारा असेसमेंट ईयर बन जाता है, तो वो वाली कंडीशंस यहाँ पे बताई गई है। देखिए, एक ऐसा रूल आता है जिसमें जो हमारा प्रीवियस ईयर है वही हमारा असेसमेंट ईयर बन जाता है, जब वहाँ पर क्या होगा, बिजनेस का क्लोजर ही हो रहा होगा, तो वहाँ पर वो नेक्स्ट ईयर तो नहीं बैठा होगा आपको उसको कैलकुलेट करने के लिए, तो उसी ईयर उसको कैलकुलेट करने के पे करना होगा। या फिर कोई शिपिंग कंपनी है, अब वो यहाँ से जा रही है तो उसको उसी टाइम पे करना होगा कैलकुलेट करके। ठीक है, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो यहाँ से परमानेंटली जा रहा है, तब भी उसको उसी टाइम देना होगा। ठीक है, या फिर कोई ऐसी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा रही है अवॉइड करने के लिए, तो वहाँ भी उसको उसी साल उसको टैक्स पे करना होगा। तो ये सारी कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें प्रीवियस ईयर का जो रूल है वो अप्लाई नहीं होता है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने टैक्स से रिलेटेड बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस करे, बेसिक के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए, इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि आप कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी पेपर दें, ठीक है, कोई भी पेपर, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन माने जाते हैं, और ये एग्ज़ाम में पूछना, ये एक तरह से ये सोच के चलिए कि ये आने ही आने हैं, एक दो क्वेश्चन तो इसमें से आपको आएंगे ही आएंगे। तो ये क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी अच्छे से इन क्वेश्चंस से रिवीजन कर पाएँ। और किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगा हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।